नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। अब से ठीक 1.5 दिन बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है और जैसे जैसे बैठक का समय नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे गठबंधन में दरार के निशान और भी ज्यादा गहरे दिखने लगे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद बिहार में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी को छोटे मन का और महत्वाकांक्षी बता दिया। सवाल उठता है कि आप और कांग्रेस का ये घमासान गठबंधन पर कितना भारी पड़ेगा। उधर नीतीश कुमार ने विपक्ष के गठबंधन का संयोजक बनने से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन उनके नेता केसी त्यागी नीतीश को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश ने यह फैसला कहीं अपना सम्मान बचाने के लिए तो नहीं लिया है, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि संयोजक जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर कांग्रेस की नजर लगी हुई है। आज खबर यह भी उड़ी हुई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक हो सकते हैं, लेकिन I.N.D.I.A. की मुश्किलें यहां खत्म नहीं हुई हैं। मुंबई की बैठक की मेजबानी जो महाविकास अघाड़ी कर रही है, उनमें भी एक दूसरे पर भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। कभी एनसीपी के सुप्रीमो रहे शरद पवार को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। खबर तो ये तक है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि बैठक से पहले पवार साहब अपनी स्थिति साफ करें कि आखिर वो किसके साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल सिर्फ विपक्षी दलों के सामने है, सवाल तो बीजेपी और एनडीए के सामने भी है। जिस तेजी से विपक्षी दल बैठक पर बैठक कर रहे हैं, आखिर इसे लेकर एनडीए की तैयारी क्या है। विपक्षी दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, सीटों का बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत एनडीए कहां पर खड़ा है। क्या एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाएगा? पक्ष हो या विपक्ष, देश की सियासत से जुड़े हर मुद्दे पर आज हम 5 की पंचायत में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि मुंबई की बैठक से पहले सियासी मैदान में क्या रहा प्रतिक्रियाओं का संग्राम। जो घमंडिया गठबंधन है, पद एक और दावेदार अनेक, पहला गठबंधन है जो प्रधानमंत्री पद की वैरायटी पेश कर रहा है। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एक साथ खड़े हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आवाज़ बनने के लिए, हमें ये बिल्कुल तय करना है कि क्या हम एक दूसरे की काट करेंगे या हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। हमारे बगैर कुछ है नहीं। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन कन्वीनर बन रहा है, कौन ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जब तक सारे लोग इकट्ठे होकर तालमेल नहीं बैठाएंगे और झगड़ा खत्म नहीं करेंगे। आज जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? क्यों आप अलग अलग दलों के नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया की मुंबई में है, जहाँ हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में कह देता है कि कभी इसके उम्मीदवार हैं, कभी उसके उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पद सृजन कर रही है क्या? कौन सा पद होगा? ये तो इंडिया गठबंधन है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है। उल्टी वाली बरसे कमल भीजे, बताइए कमल बरसे अब भींजे का पानी है संभव। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है। जो कुछ हो रहा है ना, ये सियासी मेल नहीं है, बल्कि सांप सीढ़ी का खेल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सियासी मेल नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है कि इसमें जो है वो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले तो फुटकर में हैं और उनकी टांग घसीटने वाले थोक में दिखाई पड़ रहे हैं।
पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके आगे आए, अब कांग्रेस के गोद में बैठ करके, क्योंकि कोई है पीएमएन बेटिंग, कोई है सीएमएन बेटिंग। तो आइए 5 की पंचायत में शुरू करते हैं बहस का सिलसिला और आपका परिचय करवाते हैं आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, एडवोकेट निखिल जैन जो कांग्रेस का आज पक्ष रखेंगे, वैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह जो प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक यादव जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इसके साथ हमारे साथ हैं संजय राणा जो तेज तर्रार राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा शिवम आपसे है। शिवम, आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है विपक्षी दलों के बीच में, नई नई खबरें आती रहती हैं, तैयारियां हो रही हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात हो रही है, नया लोगो लॉन्च करने की बात हो रही है, सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, 1-2 दिन में संयोजक की कौन बनेगा ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी की तैयारी क्या है? क्या बीजेपी पिछली बार जिसको बैठक का मुकाबला बैठक करके दिया था, या इस बार कुछ नया प्लान है? भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है जो तैयारियां करनी है वो तैयारियां पूरी तरीके से एकदम जो है अपने चरम पर हैं। जहां तक तैयारियों की बात है, आप लगातार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से पहले भी और चुनाव खत्म हो जाने के बाद तक भी दूसरे चुनाव तक लगातार एक प्रक्रिया में रहती है। अगर मैं बात करूं 2024 के लिए, तो आपने देखा कि जिस तरीके से 38 दलों की एक बैठक हुई और उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर तय किया गया कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। हमारे बीच में इतना सरफुटवल नहीं है, हमारे बीच में इस तरह की परेशानियां नहीं है, हमारे बीच में प्रधानमंत्री को लेकर किसका नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, संयोजक कौन हो इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसको कहाँ से कितनी सीटों का बंटवारा हो उस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे पास इस चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि लाइन क्या होनी चाहिए, किस मुद्दे को लेकर कहाँ पीछे रहना है, कहाँ आगे रहना है। हमारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि चाचा अगर भतीजे से मिल ले तो हम यहाँ एक दूसरे को जो है गरियाते नहीं है, चाचा भतीजा साथ आ जाएं, आराम से प्रेम से सब रहते हैं। हमारे पास इस तरह की परेशानियां नहीं है। अब जिनके पास परेशानियां हैं उनको तो बैठकें करनी पड़ेगी, मजबूरी है। आफ्टर ऑल 25-26 लोगों को एक साथ इकट्ठा करना बहुत आसान काम तो है नहीं, और उसमें भी जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई फूफा की तरह नाराज होता रहा हो तो फिर तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। विषय जब प्रधानमंत्री का आता है कि तो हर पार्टी में से क्या हो रहा है कि जो फ्रंटलाइन लीडरशिप का नेता है वो तो कहता है नहीं मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं है, उसके तुरंत पीछे जो उसके मंत्री होते हैं वो आके कहते हैं नहीं मेरे तो यही नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सारी परेशानियां हैं उनके तरफ। मुझे तो उनको लेकर मतलब यही एक बात ख्याल आता है कि वो एक तरफ से पार्टियां बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब वो बाल्टी में आप पानी भरे जाइए, नीचे से वो कुछ है ही नहीं, उसमें बेस तली साफ है, वो ऊपर से डाल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं। पहली बार बैठक की थी तो उसके बाद आपने देखा किस तरीके से अजीत जी आ गए, दूसरी बार बैठक के बाद ये माहौल है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम चीजें हो गई। मैं तो कहता हूं इनको उल्टा इस देश के गृह मंत्री को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने पहले ही कहा था कि भैया ये दिल्ली के सेवा बिल पर आपसे समर्थन लेते ही चले जाएंगे, वैसा ही हुआ। आज वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। पीडीए एक नया जो अलायंस की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी सुखबुगाहट है कि वो भी कोई अलग तरीके से चल रहा है। किस तरीके से नीतीश जी अपने आप को कह रहे हैं कि भाई हम तो अलग हो चुके हैं, किस तरीके से स्टेज मैनेज करके कांग्रेस ने हैक करने की कोशिश की है। अंततः यही है, एक तरफ एक दल है जिसके पास नेता, नीति, नीयत और क्लैरिटी है, दूसरी तरफ एक दल है नेता भी कम से कम 26 हैं, नीति भी कम से कम 26 हैं, नीयत तो सब जानते ही हैं, हर दूसरा आदमी घोटाले में लिप्त है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता नहीं है। देश अपने आप जानता है, उसने 2014 और 19 में तय किया था, वो 24 में भी तय कर। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन भी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल जी, आपने आज एक बयान सुना होगा सुप्रिया श्रीनेत का, उन्होंने आज बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से महत्वाकांक्षी है और छोटे मन की है और ऐसे लोगों को परे रखे जाना चाहिए। मतलब उसका कई लोग ये मतलब निकाल रहे हैं उस बयान का कि एक तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने यह कह दिया है कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा उस बयान का मतलब निकाला जा रहा है। क्या जो अलका लांबा ने जो गलती की थी, क्या वही गलती आज सुप्रिया श्रीनेत ने दोहराई है, या पार्टी कांग्रेस जो है वो उनकी बात से सहमत है? देखिए, सुप्रिया जी ने जो पक्ष रखा है वो उनका व्यक्तिगत पक्ष है, ये पार्टी का पक्ष नहीं है। पार्टी का पक्ष होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के या किसी शेष नेतृत्व की ये स्टेटमेंट देखते कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना है। पर मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये 26 पार्टियां हैं, 26 नेता हैं, 26 डिफरेंट सोच है, मैं इस पे अपना एक बारी उनको तर्क देना चाहूंगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है आज की डेट में एनडीए को उनको 38 पार्टियों का गठबंधन जो बनाना पड़ा, उन 38 में से भी 24 ऐसी हैं जिनके पास ना ही एक सांसद ना ही एक विधायक है।
वो एक नेता के साथ है जो नेता सिर्फ केवल अपना नाम अपना चेहरा रख के बोलता है एक अकेला सब पे भारी। अब अगर एक ही अकेला सब पे भारी है तो बाकी 37 की क्यों जरूरत पड़ी मुझे नहीं मालूम। रही बात इंडिया अलायंस की, इसमें 26 पार्टियां जरूर हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक कॉमन गोल के लिए साथ में, एक सामान्य लक्ष्य के लिए साथ में आए हैं कि इन्हें देश में फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, दैट इज संघीय ढांचा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, इसको बचाना है। इसके लिए ये पार्टियां साथ खड़ी हैं, इनका यही कॉमन प्रोग्राम है। हाँ, आपसी मतभेद जरूर है। हमने पिछले कुछ महीनों में जब से पार्टियों की आपस में बात चल रही है, आपसी मतभेद हमने कर्नाटका और दिल्ली की सरकारों में देखे, हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में देखे, वो मतभेद चलते रहते हैं। रही बात इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार हैं, मजे की आप बात देखिए कि अगर आप कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे तो वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आप जदयू के नेताओं को देखेंगे, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब इन शीर्ष नेताओं से खुद पूछा जाता है, चाहे वो राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों के दोनों यही एक ही स्वर में कहते हैं कि हमें। ऐसा कौन नेता होता है भारतीय राजनीति में जो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? हाँ, तो वो नहीं ऐसे कह रहे ना। बहुत ही कम ऐसा कोई उदाहरण मिलता है। कौन अपने मुंह से कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? वो तो उसके कार्यकर्ता और जो उसके सहयोगी नेता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो उनसे इन सब बातें कहलवाई जाती है। जैसे गहलोत जी का बयान राहुल जी के लिए आ रहा है, केसी त्यागी का बयान जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए आ रहा है। बिल्कुल वही बात है कि किसी भी पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, किसी भी पार्टी के जो सदस्य हैं, वो तो यही चाहेंगे कि उनकी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने। बट असल में कौन बनेगा, ये एक संसदीय प्रणाली डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में कोई प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति इलेक्शंस तो नहीं होते हैं, सांसदों ने चुनना है, तो एक बार इलेक्शन होनी चाहिए 24 का, फिर पता लगेगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे ज्यादा जो बैठक, चूंकि मेजबानी जो है वो महाविकास अघाड़ी कर रही है मुंबई में और एक तरह से मेजबान है, और सारी नजरें जो है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पे लगी हुई हैं, जो अंदरूनी राजनीति महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो है। असल में वजह यह है कि जो शरद पवार जो हैं, उनको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है। उनका जो बयान 25 अगस्त का आता है, जिसमें कहते हैं कि अजीत पवार हमारे नेता हैं और वो एक अलग नीति पे चल रहे हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। इसके बाद छगन भुजबल ये बयान देते हैं कि हम तो शरद पवार के कहने पर जो है हम लोगों ने मंत्री पद स्वीकार किया। ऐसे में जो आप लोग मेजबानी कर रहे हैं इतनी बड़ी बैठक की, तो आप मेजबानों के बीच में बहुत बड़ा असमंजस है कि आखिर शरद पवार जो हैं वो है किसके साथ। और खबरें तो ये तक आ रही हैं कि शरद पवार से कहा गया है कि बैठक से पहले वो स्थिति स्पष्ट करें कि वो कहां हैं और किसके साथ हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रखर जी, देखिए, पवार साहब ने तो बाकायदा इस बात का खंडन किया था कि मैं बीजेपी के साथ या किसी के साथ नहीं, मैं महाविकास अघाड़ी में जाऊंगा। ये तो वो खंडन कर चुके हैं इस बात का कि भाई ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि शरद पवार की इधर जा सकते उधर जा सकते हैं, तो ये तो खाली एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, टोक रहा हूँ आपको। माहौल नहीं, वो खुद अपने बयान से माहौल बना देते हैं ना, समस्या ये है जी। हाँ, नहीं, उनके बयान की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो क्लियर बोला है ये बात कि मैं एनसीपी में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा, न बीजेपी के साथ न कहीं और असली भी स्थिति वही है। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने बात ऐसा मीडिया से बोला है तो इसको कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। ये तो सारा उनका मतलब सारू उन्होंने साफ कर दिया। तो ये तो डर बना हुआ है इनके, ये सब माहौल को ऐसा कर रहे हैं कि भाई लोग ये तो ऐसा है, भाई ये वोट पड़ रही है, ये पड़ रही है, इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि जब ये अपनी बातें करते हैं ना कि एक आदमी सब पे भारी, जब ये कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, ये जैसा बोलते वाला कम से कम ये रहे तो सही, लोगों को कम से कम दिखाने के लिए तो रहे। इन्होंने 38 दल साफ कर ली, तो एक अकेला सब पे भारी वो बात कहाँ रह गई। तो इनके मन में जो डर है वो ये लोगों के है। आपने देखा होगा, देखो किस प्रकार से मुंबई में अंधेरी में जो उपचुनाव था, वहां ये भाग खड़े हुए, जबकि चुनाव निशान इनके पास था, सारी पार्टी का नाम इनके पास था। उसके बाद पुन्ना में आपने पेश पुन्ना की जो सीट थी, वो कितने सालों से ये जीतते आ रहे थे और वो सीट हारी। तो सवाल ये भी उठता है ना विक्रम सिंह जी कि जो व्यक्ति जिसको इतना बड़ा राजनीति का चाणक्य माना जाता है, वो अपना ही कुनबा बचा के नहीं रख पाया, वो महागठबंधन को कैसे एक रख पाएगा? देखिए ये सारी चीजें तो आपको सबको पता है कि भाई किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है, किस प्रकार से ये सारा कुछ हो रहा है। आप जिसको भ्रष्टाचार बता रहे थे, आपने कहा था कि भाई ये क्या नाम था, ये फडणवीस ने है 16 फिल्म का वो सीन है ना, धर्मेंद्र ऐसे करता है कि चक्की पिचिंग, तो पब्लिक को एकदम याद हो गया। वो कुछ नॉर्मल तरीके से कहते तो शायद पब्लिक भूल भी जाती,
अब पब्लिक को याद है कि भाई इन्होंने कैसे आरोप लगाए, फिर उन्होंने अपने साथ कर लिया। अब वो उनको अच्छा बता रहे हैं, तो इनकी बात के ऊपर कौन भरोसा करेगा? इन्होंने बाकायदा उदाहरण देके ये पब्लिक के बीच में बोल रहे थे, मोदी जी की मैं गारंटी देता हूँ ये तो महा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ के आरोप लगाए थे, इनको हम मोदी जी ने मंच से गारंटी दी थी कि इनका हम इलाज करेंगे। क्या इलाज किया? इनको अपने साथ मिला लिया, ये सही हो गए। ठीक, आप मुझे बताइए इस चीज की जांच कौन ठीक है करेगा? विक्रम जी, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जब हम देख रहे हैं इस वक्त सियासत में कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, कहां कहां असमंजस है, कहां कहां गड़बड़े हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन इस खेल में अशोक जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, घोसी में अजय राय साहब ने एक पत्र जारी किया और समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन आप लोगों ने बदले में क्या किया? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 6 सीटों पर, जो ग्वालियर के इलाके जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वहां पर 6 सीटों पर आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और ये 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 3 पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। तो ये जो गठबंधन के अंदर जो दरार बनती दिखाई दे रही है, इसमें समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। यादव जी, देखिए प्रखर जी, जो गठबंधन बन रहा है इंडिया गठबंधन, इसमें किसी भी राजनीतिक दल जो भी लोग हैं 26 लोग, किसी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं इसमें है। सबसे बड़ी जो इस गठबंधन की खूबसूरती है वह यह है कि वो इस देश के जो बेसिक समस्याएं हैं, चाहे वो लीगलाइज्ड लूट जो मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस मोदी सरकार द्वारा हर जगह प्रायोजित की जाती है, जो महंगाई और भ्रष्टाचार का आलम पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा रही मोदी सरकार, या जो भगवान राम और माँ गंगा के नाम पर लूट मचा रही मोदी सरकार, इस सब खामियों को हटाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है। और सबसे बड़ी जो इसकी ताकत है इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को। अशोक जी, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगता, जो कि मेरा सवाल ये नहीं था कि इस पर जो दूसरा भाषण है तकरीर देने लगे। मेरा सवाल ये था कि ये 6 उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश विधानसभा में आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी ने उतार दिए, ये ठीक है कि नहीं है? देखिए, जो ये तो गठबंधन तोड़ने वाली बात हुई ना। देखिए, जो मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे हैं या जो उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा की बात आप कर रहे हैं, ये सारी विधानसभा की चीजें हैं। और जो गठबंधन की बात चल रही है इंडिया गठबंधन की, वो इस सीटों पे प्रत्याशी लड़ाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब सीट किसी भी गठबंधन का जो मूल आधार होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सीटों का बंटवारा। ये सब तो बात की बातें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वगैरह, तो ये सब लफाजी है, राजनीतिक जुमलेबाजी है। तो असली मुद्दा जो होता है सीटों का बंटवारा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन का है और लोकसभा के सीटों का बंटवारा की बात हो रही है। अच्छा, मतलब विधानसभा में डैमेज कर देंगे आप कांग्रेस को? आप विधानसभा में कांग्रेस को डैमेज कर देंगे? वो राज्य जहां पर कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आ जाएगी, जहां पर वो एक मुख्य विपक्षी दल है, जहां पर समाजवादी पार्टी की कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं है, सिर्फ वोट कटुआ पार्टी के तौर पर आप जाना चाहते हैं, बुंदेलखंड के इलाके में और चंबल के इलाके में। प्रखर जी, देखिए, अभी मध्य प्रदेश का चुनाव होने में समय है और रह गई बात उस चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लड़ने की, तो अभी उसमें समय है। अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ बैठ के उस मामले को समझाने की सुलटाने की कोशिश 6 विधायकों के जो नाम आपने तय किए हैं विधानसभा सीट पर, वो नाम वापस ले लेंगे? नहीं, देखिए, नाम वापस लेना न लेना तो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अभी उसमें चुनाव मध्य प्रदेश में होने में समय है और उसमें कांग्रेस पार्टी से हमारे कोई भी जो भी हो, आपने जो घोसी का सिला कांग्रेस को दिया है वो ठीक नहीं है। संजय राणा जी, आप ये बताइए, आपने सारी चर्चा सुन ली और आज की एक बड़ी खबर जो जिस पर बहुत बात हो रही है वो ये है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महागठबंधन की नींव डाली थी और उन्होंने जिस तरह से एक सभी लोगों से मिले, पूरा देश घूमे हो, इस तरह से उन्होंने एक 38 पार्टियों का, 26 पार्टियों का, माफ कीजिएगा, एक गठबंधन खड़ा किया। अब जब संयोजक बनने की बारी आई तो खुद उन्होंने अपना नाम पीछे कर लिया। अब ये क्या, इसको क्या माना जाए? क्या नीतीश ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए खुद किया कि वो बन तो पाएंगे नहीं, तो चलो खुद ही अपना नाम वापस ले लें? आपको क्या लगता है? प्रखर जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो प्लेयर्स। देखिए, ऐसा है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये अभी तलाश कर रही है डंडा, झंडा और नेता की। ना इनके पास नेता है, ना झंडा है, ना ये वो बताया डंडा बचा हुआ है, तो रहा ये इसका कुछ है नहीं, भविष्य नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में जो आपने पूछा है कि नीतीश कुमार जी का क्या होगा। तो नीतीश कुमार जी, देखिए, उनको पता चल गया था, जो कार्रवाई उन्होंने चालू की थी, पिछले 7-8 महीने से लगे हुए थे, दरवाजे भटक रहे थे, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी देखिए, जो कल मीटिंग होने वाली 31 और 1 तारीख को, उसमें अभी चर्चा होगी कि मायावती जी को लाया कि ना लाया जाए। अब देखिए, मायावती जी की डिमांड सिंपल है, 40 सीट मांग रही है लोकसभा की। अब 40 अगर लोकसभा की सीट दे देंगे
तो क्या अखिलेश यादव क्या वहाँ पे क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में, बचा ही नहीं कुछ उनके लिए करने के लिए। तो देखिए अभी इनका जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद, वही बहुत बड़ा है। यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। अभी देखिए नया संयोजक चुना जाएगा, हो सकता है राहुल गांधी का नाम ना सुझाव दिया जाए, हो सकता है अब मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। नाम बहुत आगे है आज खबरों में, मतलब ये कितना सही है लेंगे कि खबरें ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ना आगे कर दिया जाए। उनके कारण है कि जैसे अगर कांग्रेस अगर राहुल गांधी साहब का नाम आगे करती है तो अंतर्द्वंद विरोध जो 26 पार्टियों को उसी में बढ़ जाएगा, वो चाहते नहीं है। अभी देखिएगा प्रखर जी, सितंबर 2-3 तारीख से ये अभी तो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हो सकता है इनके पास मुद्दों की तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो 26 के 26 करप्ट पार्टियों के करप्ट नेता हैं, इनके पीछे सारी कार्रवाई होने लगेगी। अभी लालू प्रसाद यादव जी बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो जेल में बैडमिंटन खेलेंगे। अभी जो चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, वो अभी देखिए माफी मांग रहे कि भैया हमें कार्रवाई में थोड़ा छूट दे दो। उनकी कार्रवाई होगी तो देखिए क्या करते हैं। आपने अभी पवार जी का नाम लिया, ना ईर घाट में है ना बीर घाट में, देखिए पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसी तरह नेताओं का देखिए, नेता अभी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके झंडा के तहत डंडा लेके खड़ा हुआ जाए। न झंडा है, न डंडा है, न नेता बचा है। तो ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या है कि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। उस नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना, जिसको हम डॉट डॉट बोलते हैं, इंडिया बोलना अपने देश का अपमान करना होगा, ये डॉट डॉट जो गठबंधन बना हुआ है उसमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले जुलाई में जो 20 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, उनका क्या हाल हुआ था, जो मुंबई में होने वाली है उसमें क्या हाल होने वाला। तो हाल बेहाल है। अब अपने जो अपनी इमेज है उसको संवारने के लिए और बचाने के लिए सब के सब बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सबके अंदर से जो लड्डू फूट रहे हैं कि भैया हमें बना दो, हमें बना दो, हमें बना दो। ये चर्चा बड़ा गंभीर है। देखिए झंडा पहले बन जाए, फिर डंडा मिल जाएगा, फिर तो नेता का हम ढूंढ ही लेंगे इन लोग। देखिए 6-7 महीने इसी में ना निकल जाए। ठीक है, बात तो बहुत हो गई महागठबंधन पर, लेकिन एनडीए पर भी बात होना चाहिए। शिवम, अभी जब आप पिछले जो मेरा सवाल था उसके जवाब में आप कह रहे थे कि एक ऐसी बाल्टी है ये गठबंधन जिसके पैंदा नहीं है और उसके ऊपर जितना पानी आ रहा है वो बहता जा रहा है। खतरे की घंटी आपके लिए भी बज चुकी है। कांग्रेस की तरफ से बयान आ चुका है कि 4 से 5 पार्टियां ऐसी हैं एनडीए की जो महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। और इतना ही नहीं, जो बैठक होगी उसमें महाराष्ट्र के जो 12 छोटे छोटे दल हैं वो भी महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो एनडीए अपना कुनबा कब बढ़ाएगा? क्योंकि एनडीए जहां था वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, कुनबा कैसे बढ़ेगा? जी प्रखर जी, मैं सबसे पहले 3-4 सवाल अलग अलग जो है पैनलिस्टों ने उठाए और कहा, तो मैं उसी पर सबसे पहले जवाब देना चाहता हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है INDIA में, बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा दल ही व्यक्तिगत स्वार्थ की पोटली है। आप मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव का अलावा प्रधानमंत्री बनने के या अपनी रूठी हुई सत्ता पाने के अलावा और कोई स्वार्थ हो सकता है? उनका निजी स्वार्थ है कि जिस तरीके से घोटालों की मार उनके ऊपर पड़ रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस का कोई और स्वार्थ हो सकता है क्या? अगर मैं मोटा मोटी 4 राज्यों की भी बात करूं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, इन चारों में अगर चारों के मुख्यमंत्रियों के पास जाएं और विपक्ष की पार्टियों के पास जाएं तो शायद ऐसा हो कि टोटल उनकी टैली 10 सीटों की नहीं है। लेकिन बावजूद उसके देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी हाथ जोड़कर दंडवत खड़े हुए हैं कि बस किसी भी तरीके से गठबंधन कर लीजिए। क्योंकि 5000 करोड़ के घोटाले में तो 2 ऊपर के टॉप लीडरशिप है और उसके अलावा वर्किंग कमेटी की मैं बात करूं तो 50% नेता है जो बेल पर है। जाहिर है तो उनको तो किसी भी तरीके से अपना गढ़ बचाना है, छोड़ दीजिए। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि वो नेता इसलिए बेल पर है या इसलिए उनकी और कार्रवाई है क्योंकि वो बीजेपी में नहीं गए। तो एक काम करें ना, कोर्ट को जाकर बता दें ये बात। कोर्ट तो बीजेपी के हिसाब से नहीं चलती ना। मुझे लगता है इस देश में किसी को भी फ्रेम करना, किसी को भी जेल में रखना, किसी को बेल देना, किसी को बाहर कर देना और किसी को अंदर रखना, वो सब कोर्ट का जवाब नहीं दिया। अब मैं उस पर आता हूं और 2-3 सवाल इनके एक और। इन्होंने एक और चीज की, INDIA की सबसे बड़ी ताकत है सब नेता। INDIA की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सबके डर से जो सारे अलग अलग इकट्ठे थे, आज जो पैदा ही एक दूसरे के खिलाफ हुए थे वो आज इकट्ठे हो गए। इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए? एक और बात कही अंत में, शुरुआत में कहा गया कांग्रेस की तरफ से, देखिए जी संघीय ढांचा और लोकतंत्र बचाना है हमें। अब अगर ऐसी बात कांग्रेस करती है ना तो इस देश को डाइजेस्ट नहीं होती। नंबर 1, लोकतंत्र सबसे पहले आप अपनी पार्टी में बचा लो, देश को एग्जांपल तब देना। नहीं, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला आपके। इस पार्टी जो संगठन है 26 दलों का, इसमें से 85% पार्टीज वो हैं जिनके अध्यक्ष नहीं बदले।
मुलायम सिंह यादव जी से लेकर 1992, 1993 से 2023 हो गया, पिताजी और बेटा जी और चाचा जी के अलावा अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए। आप 1835 में से आज तक आ गए, उसमें 6 बार सिर्फ चुनाव हुए आपके। आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है, पहले पार्टी का लोकतंत्र बचाइए, उसके बाद देश के लोकतंत्र की बात करते हैं। और अब आता हूं आपके सवाल पर। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए अपनी जो संख्या है या ताकत है वो कब बढ़ाएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं, अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के पास आज जो है अलग अलग 38 दल हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के पास की बात करूं, उनके पास नेता है जिनके साथ हमें मिलकर, जिनकी लीडरशिप में हमें चुनाव में जाना है। और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे आपसी तालमेल में कोई परेशानी नहीं है। अब एक तरफ आपके यहां बैठकर कह दिया गया नहीं विधानसभा के चुनाव में तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बैठकें करके फोटो खिंचवाना राजनीति में बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी शाम को इनके यहां शादी में जा सकता हूं। लेकिन सीट शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। जब आप उसका बीड़ा उठाकर लोगों अपने आपस में जाएंगे और तय करेंगे कि कौन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है राहुल गांधी नाम का बैगेज, तब असलियत सामने निकल कर आएगी। क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात सच है, कोई भी उनको पसंद नहीं करता। अब ममता बनर्जी से पूछिए वो कांग्रेस को सीट देंगी क्या? बिल्कुल नहीं देंगी। अब स्टालिन जी से पूछिए वो कांग्रेस को सीट देंगी क्या? बिल्कुल नहीं देंगी। आप तेजस्वी जी से, नीतीश जी से पूछिए कांग्रेस को सीट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से पूछिए वो कांग्रेस को सीट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब आप उनको सीटें नहीं देंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हमें भी बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहना। जब हमारा प्रधानमंत्री शिवम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मेरा जो कुनबा बढ़ाने की बात थी, एक बहुत अच्छा दल है जो अकाली दल है, जो 60 के दशक से जनसंघ के जमाने से बीजेपी के साथ है, इसके अलावा जेडीएस है। तो क्या इन दलों से बात करने की जरूरत नहीं है? आपको लगता है कि छोटे मोटे 38 दलों से ही काम चल जाएगा, हमें बड़े दलों की जरूरत नहीं? बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो जेडीएस का विषय रहा हो, चाहे वो विषय रहा हो अकाली दल का, बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहे, बहुत लंबे समय तक चीजें भी बेहतर रही। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप राजनीति में होते हैं, कुछ चीजों को लेकर जो है आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं आ पाते, या मानते हैं कि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी या फिर कोई कमी रह जाती है, तो उस चीज को लेकर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो हमारे साथ बीजेडी का भी हमें साथ मिला, हमें और भी पार्टी गठबंधन में तो नहीं है बीजेडी, एनडीए में तो एनडीए में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने लेकिन जब नए संसद की इनॉग्रेशन की तस्वीर देखी तो वो किसी हद तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई, और ऐसा विपक्ष ने भी माना। तो मैं ऐसा कहीं ना कहीं मानता हूं कि समय के साथ हमारी जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो यही कि हम कहीं पर भी किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कहना चाह रहे हैं कि जो एनडीए है उसके अंदर कलह नहीं है। और कलह की बात, इसका सवाल मैं निखिल जी से पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं निखिल जी से पूछना चाहूंगा। निखिल जी, इन्होंने बात की कलह की बात की कि कम से कम एनडीए में कलह नहीं है, और कलह मचाने वाले जो आपका विपक्ष पार्टियों का जो गठबंधन है उसमें कलह मचाने वालों में अक्सर ये हो रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से खबरें आई उसमें एक तरह से कांग्रेस विक्टिम बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक के बाद एक कांग्रेस के राज्यों के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह से बंगाल में मोर्चा खोल रखा है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने ममता बनर्जी के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट तक में ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ की लोकल कांग्रेस गई। इसके अलावा कुछ दिन पहले की घटना है कि जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वहाँ की जो लोकल प्रादेशिक कांग्रेस है उसने उसका इस्तीफा मांग लिया। तो कांग्रेस भी कोई बहुत प्रयास नहीं कर रही है गठबंधन को एक रखने के लिए। ये प्रकाश जी, कांग्रेस और बाकी जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं ये अभी भी एक विचार विमर्श के प्रोसेस में है। हर महीने मीटिंग इसीलिए होती है कि जो ये मुद्दे हैं, आपसी अंतर विरोध हैं, डिफरेंट राज्यों का डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनको आयन आउट करा जा सके, उन्हें ठीक करा जा सके, उन पे एक कॉमन मतभेद बनाया जा सके, मतभेद हटाया जा सके और एक कॉमन मत बनाया जा सके। और इसमें कुछ गलत नहीं है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और अगर एक लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग विचार हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं कई बारी, तो मुझे नहीं समझ आता उसमें गलत क्या है। भाजपा की अलग अलग ही विचार हैं, अलग अलग ही चुनाव लड़ना है, तो फिर गठबंधन क्यों बना रहे हैं आप? अलग अलग विचार हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कॉमन, एक सामान्य विचार भी है। वो सामान्य विचार ये है कि लोकतंत्र को नहीं, क्या देश के लोकतंत्र को खतरा है। जितनी भी आपके बड़े व्यापार हैं सरकार के, वो दो ही लोगों को दिए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की नफरत भड़काई जा रही है। दो लोगों को जो ठेके दिए जा रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार दे रही है, बंगाल में टीएमसी ने किसको ठेके दिए सबको मालूम है, लेफ्ट तक नहीं। छत्तीसगढ़ में किसने किसको ठेके दिए सबको मालूम है, राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसको किसको ठेके दिए सबको मालूम है। लेकिन अगर वो ठेके दे रहे हैं तो वो एक आपको सर निखिल जी मंच मिला, खूब आरोप लगाइए, लेकिन आरोप ऐसे हो कि कम से कम शिवम जी को दिक्कत तो हो उन आरोपों से। ना चुनाव में दिक्कत दे रहे हैं, ना डिबेट में दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। जी शिवम जी की बात पर अगर मैं रिस्पॉन्ड करूं, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट नहीं बदले। जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 1885 में जब पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक कांग्रेस के 98 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये काफी चुनाव 6 हुए हैं भाई।
चुनाव किसने आपको कहा? आजादी से पहले बहुत चुनाव हुए थे। और एक सेकंड बात है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई पीएचडी होती कांग्रेस में तो मुझे उसकी डिग्री मिल गई होती, मैंने किताबें ही वो पढ़ी है। 6 चुनाव हुए हैं आपके यहाँ पर। शिवम जी ये बताइए, मैं बताता हूँ आपको ना, सच बात है। कैसे हुआ था जेपी नड्डा जी का चुनाव? कैसे हुआ था? आइए भारतीय तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आइए। वैसे भी आजकल तो लाइन लगी ही होती है, कोई भी कांग्रेस कार्यालय से निकलता है उसके पैर खुद ब खुद ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आ जाता है। आप भी आइए, दिखाएंगे आपको। देखिए बात ऐसी है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो एक चुनाव से निर्वाचित व्यक्ति हैं और जो भाजपा के हैं वो नहीं है। अभी कल परसों ही कहा था उन्होंने कि भाई वो मेरे को जो अध्यक्ष की कुर्सी मिली है वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से मिली है। कैसी बातें करते हैं? उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। निखिल जी आपने कहा कि आजादी के पहले भी कांग्रेस में चुनाव होते थे। चुनाव तो होते थे, लेकिन ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती थी उसका जिक्र हम करें क्या यहाँ पर? 1946 के चुनाव में क्या हुआ था? अगर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो आजादी के बाद ही रहे, वर्तमान में रहे, इतिहास में जब जाएंगे ईवीएम कब थे वहां पर? आजादी से पहले ठीक है, मालूम पड़ जाएगा 1940 के कांग्रेस अध्यक्ष कैसे चुना गया था, बहुमत किसके पास था, फिर किसको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया था। तो आज के जो 2024 आ रहा है, हम 2024 पे अपना ध्यान केंद्रित करें, वहां की बात करें, इतिहास में क्या रखा हुआ। बात करना चाहता हूँ। शिवम जी ने कहा कि ये सारे गठबंधन में सारे के सारे भ्रष्ट नेता बने पड़े हैं। अजीत पवार आज किनके साथ हैं? जिन अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे, वो आज किसके साथ उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? महाराष्ट्र के। और कोर्ट की बात हुई, हाईकोर्ट वाला की बात हुई, तो मैं एक बड़ी जो शिवम जी ने कहा कि हाईकोर्ट, आप कोर्ट में जाके क्यों नहीं बोल देते ये बात की ये सब राजनीतिक आरोप हैं? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था बॉम्बे हाईकोर्ट में, पब्लिकली रिपोर्टेड, आप देख सकते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ जो ईडी का केस चल रहा था, पहले तो फुल फायर में चल रहा है। जैसे ही अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने भाजपा के साथ मिलके, अगली जो कोर्ट की हियरिंग थी, जो ईडी के काउंसिल थे, उन्होंने जज साहब से कहा मुझे समय चाहिए, मुझे अब नए निर्देश नहीं मिले। और इस बात पे जज भी हंसे हैं और ईडी के वकील भी हंसे और सामने वाले भी हंसे हैं। सबको पता है ये जो ईडी के मुकदमे हैं ये कैसे चल रहे हैं। और ये पूरा शिवम आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शिवम बोलिए। तो ये सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, जब आप किसी पर्टिकुलर विषय के ब्रांड एम्बेसडर को अपने बगल में दबाकर चल रहे हो तो इस विषय का आरोप दूसरों पर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में, जैसे वो पुरानी फिल्मों में कह दिया जाता था ना कि जाओ पहले उसके साइन लिख के आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है। जिस आदमी के माथे पर लिखा हुआ है कि वो चोर है और भ्रष्टाचारी है और ये कोर्ट ने कह दिया, उसको तो लेकर कन्वेनर बनाकर घूम रहे हैं गली गली और हमसे आकर भ्रष्टाचार पर जवाब मांग रहे हैं। और एक और कौन सा कोर्ट ने कहा? लालू प्रसाद यादव भैया ब्रांड एम्बेसडर है वो गठबंधन के कन्वीनर हो गए। अरे गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे नहीं है वो, आप उनको गठबंधन का चेहरा नहीं मानते? गठबंधन के एक चेहरा है कि नहीं है? तो अगर भ्रष्टाचार पर आपको व्हाइट पेपर लाना ही है तो सबसे पहले उन्हें बाहर करिए। नहीं तो अगर करना है तो उन्हें बाहर करिए। और गठबंधन अगर भ्रष्टाचार पर बात करेगा तो 98% नेताओं को बिना लड़ाई बाहर बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर तो भ्रष्टाचारी ही है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में है, कोई हेरल्ड के मामले में है, कोई पता नहीं कितने तो मामले मामले भी याद नहीं रहते। खैर अब मैं आगे आना चाहता हूँ। एक और विषय आपने उठाया था, एक और विषय आपने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है, हमारी तो पार्टी लोकतांत्रिक है। मेरे घर में मान लीजिए मेरे चाचा ताऊ मामा सबकी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई लड़ते लड़ते सड़क पर आ जाए, उसको लोकतंत्र नहीं कहते, उसको लड़ाई कहते हैं भैया। तो आप जो अभी ये सड़क पर कर रहे हैं ये लड़ाई, ये लोकतंत्र अंदर निभाइए ना। लेकिन चुनाव भी लड़ रहे हैं सामने सामने, बाहर आकर इकट्ठा भी होकर दिखा रहे हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। अंदर खाने की लड़ाई को लोकतंत्र का नाम देकर छुपा आप नहीं सकते। चुनाव अगर साथ में लड़ना है तो साथ में लड़ाई। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि महत्वाकांक्षाएं सब में है, प्रधानमंत्री बनना सबको है लेकिन कहना किसी को नहीं है। ये आपकी परेशानी में समझ सकता हूं। बहुत देर से हमारी बात सुन रहे हैं, विक्रम सिंह जी को कहना भी चाह रहे थे। विक्रम सिंह जी आप अभी बात कहिएगा कि मेरा एक सवाल है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म जो एक धोखा है। आप हिंदूवादी पार्टी हैं, बाल ठाकरे साहब के बेटे उद्धव ठाकरे गर्व से अपने कहते हैं कि उनकी विरासत क्या है, हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे की विरासत को आप लोग आगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या जो बैठक होगी उसमें ऐसी पार्टी के साथ आप मंच साझा करेंगे जिसके नेता ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है? और ये कोई पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, वो लगातार इस तरह के आपत्तिजनक बयान हिंदुत्व और हिंदू धर्म को आहत करने के लिए देते रहे। स्टैंड बदल गया है क्या सियासत के लिए? परखर जी शिवसेना ने कोई भी हिंदुत्व की काम नहीं किया और ये लोग तो जोर से बोलते हैं गला फाड़ फाड़ के, ये बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो इनका हिंदुत्व जिंदा रहता है।
और ये जो दूसरे जो लोग करते हैं तो ये सब कुछ दूसरे वाले पापी हो गए। सिर्फ इन्हीं का धर्म, यही धर्मात्मा बनते अपने आप में। आप मुझे बताइए कि लोगों को ये था कि भाई इन्होंने जिस प्रकार की हिंदुओं को इन्होंने बेवकूफ बनाया और लोग सोचते थे कभी हिंदुवादी कोई सरकार आएगी और हिंदू वापस भला करेंगे। हिंदुओं ने 2 बार इनकी सरकार बनाई और आज भी हिंदू मारा जा रहा है। ये दावे दम भरते डबल इंजन सरकार। एक मणिपुर छोटा सा राज्य है, वो डबल इंजन सरकार कहाँ गई? इनका इंजन भी खराब हो चुका है, चलाने वाले ड्राइवर भी खराब हो चुके हैं। ये सिर्फ बोलने के हैं, खोखला हिंदुत्व है इनका। और ये दूसरों पर सवाल उठाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, दूसरे का कोई भ्रष्टाचार आता है या भूखे भेड़िए की तरह उसमें टूट के पड़ते हैं। अरे भाई सारे भ्रष्टाचारी आपने 90 सेकंड बोल लिया, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। क्या ऐसी पार्टी के साथ आप मंच साझा करेंगे? हिंदुत्व के बारे में, हिंदू धर्म का आए दिन अपमान करते रहते हैं। मैंने बताया ना कि ये इनका संगठन तो मतलब बन सकता है, तो ये इनके संगठन में कोई भी आए, ये भी 38 लोग हैं तो इनका संगठन तो चलेगा, दूसरे का संगठन नहीं चलेगा। आप यही कहना चाह रहे हो ना? ये बैठे ये आप मुझे उदाहरण दीजिए ना। ये अंतर्याम नहीं है, कभी अखिलेश का नाम सुना रहे, कभी ममता बनर्जी का बता रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, विक्रम जी मेरी बात सुनिए। आप इस बात को समझिए कि जो बयान लगातार आ रहे हैं, ठीक है, वो आप उसको भले इग्नोर करना चाहते हो सियासत की वजह से, वो ठीक है, लेकिन वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए थे और उसके बाद उन्हें समझा दिया गया कि इस तरह के बयान ना दें जब तक गठबंधन पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, तो इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देने से बच नहीं रहे हैं। आए दिन आप ट्विटर खोलकर देख लीजिए, नगर निगम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। तो क्या बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श बताने वाली उनकी पार्टी ये सब सहन करेगी सिर्फ वोटों के लिए? अरे तो भाई शिवसेना केंद्र में सरकार बने, इन्होंने कौन सा तीर मार दिए? वहां पर तक देते क्यों नहीं सावरकर को? अगर इनमें इतना हुआ है तो इनसे बोलो जरा। ये अगर ये सिर्फ बोल रहे हैं, इनको इनकी सरकार है, भाषण से दिलवाओ इनको कह के। ये सिर्फ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, दूसरे पे खोखला हिंदुत्व है इनका। जितने हिंदू इनकी सरकार में मरे इतने मेरे ख्याल से कभी नहीं मरे। कश्मीर में किस प्रकार से टारगेट कर करके अभी भी मारा जा रहा है और ये यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं। तो आप इनकी बातों पे मतलब खोखले लोग हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में। और ये भी मैं नहीं करा, इन्होंने खुद भ्रष्टाचारी बताया कि भाई ये एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, नेशनल करप्ट पार्टी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, पता कितने लोगों सारे इन्हीं के पार्टी में थे। तो उसको आप साफ सुथरी पार्टी बोलोगे क्या? आज मीडिया वाले कभी इनसे सवाल करते हो क्या? एक प्रधानमंत्री बच के झूठ बोल रहा है, पूरा देश मूर्ख नहीं है, देश सब समझता है। ऐसे झूठे लोगों को पब्लिक एक्सेप्ट करेगी क्या? इतना झूठा प्रधानमंत्री कहां तक देश में हुआ है? शिवम आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। किस प्रकार से बोल रहा है? पब्लिक मूर्ख है क्या? ये पब्लिक आपने उनसे सीधा सवाल पूछा, आपने विक्रम जी से सीधा सवाल पूछा कि भाई हिंदुत्व, शिवम को सुन लेते। आपने विक्रम जी से सीधा सवाल पूछा कि भाई हिंदुत्व के विषय में स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उसके आप साथ हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसे करती है, भारतीय जनता पार्टी वैसे करती है, ये डबल इंजन की सरकार खराब हो गई है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते, ये वैसे नहीं करते। झूठ अपनी पार्टी का बताइए, भारतीय जनता पार्टी का बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ। आप प्लीज बोलने दीजिए ना मुझे, आपको अपना बताना था स्टैंड। बाला साहब ठाकरे की स्टेटमेंट है दैट द डे माय पार्टी विल बी कांग्रेस, मतलब विल बी लाइक कांग्रेस, आई विल क्लोज माय शॉप। दैट मीन्स कि अगर जिस दिन कांग्रेस की ज्यादा कांग्रेस की जैसी हो जाएगी, अपनी पार्टी की दुकान बंद कर दूं। प्लीज रुक जाइए ना बीच में, विक्रम जी बीच में बोलने से कोई लाभ नहीं। अब एक और इसके अलावा आते हैं, छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में इतनी अभद्र भाषा बोली, वो अलग हुए क्या? नहीं हुए। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, तमाम जगहों पर शिवसेना को लेकर उन्होंने क्या क्या किया, वो अलग हुए, नहीं हुए। वजह है उनको आज अगर कुछ नजर आता है तो किसी तरीके से पहले इनको कुर्सी चाहिए थी, मुख्यमंत्री बनना था, तो छोड़कर भाग गए। अब अपना हिंदू की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपने पिता की आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी, सब कुछ ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। थोड़े दिनों बाद जनता इतनी भी वोट नहीं देगी जितनी है। वजह है उसकी, अगर लोग आपको छोड़कर गए तो आपकी इसी विचारधारा की वजह से गई, क्योंकि धीरे धीरे आप पता नहीं कब जो आपका ओरिजिनल मूल जो पार्टी का डीएनए होता था उसको बदल के कहां पहुंच गए हैं, जनता देख रही है। और उस पर आज भी आप उनके साथ हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह बात मानिए कि 90 के दशक की शिवसेना और 2023 के दशक की शिवसेना में फर्क बिल्कुल मतलब एकदम जमीन आसमान का है, कोई बराबरी ही नहीं। अरे काय का फर्क है? काय का फर्क है? यही तो फर्क है। मतलब आप बताइए ना, वो मतलब एक जो है, आप बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य रोज गाली दे रहे हिंदुत्व को,
अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो अभी तक उत्तर प्रदेश में होते शिव सैनिक। आप यहाँ 5 स्टार पर बैठकर भाषण दे रहे हैं टीवी पर और कह रहे नहीं नहीं हम बदले नहीं, हम वैसे ही हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री ने सच बोला कि झूठ बोला, ये बता दो। ये प्रधानमंत्री सच ही बोलते हैं तभी प्रधानमंत्री। विक्रम सिंह जी बोलो जरा, हिम्मत है तो। विक्रम सिंह जी सच बोला, बोल दिया, हिम्मत है बताइए, सच बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बोला था, सच बोला, सच बोला बिल्कुल। आज वो कहाँ है? भ्रष्टाचारियों। इस वक्त आप सभी को रोकना चाह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सारे भ्रष्टाचारी इनके अंदर है कि नहीं, आप देखो। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, थोड़ा शांत हो जाए। कैबिनेट के आज के फैसलों पर प्रधानमंत्री ने इस वक्त ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कैबिनेट की आज बैठक थी, इसमें कई अहम फैसले लिए गए जिस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। पीएम ने कहा है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। आज कैबिनेट की बैठक थी, मैं आपको बता दूं, पीएम ने कहा है कि मेरे परिवार की बहनों का जीवन और आसान होगा। तो प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। बात को आगे बढ़ाया, जब हम बहस कर रहे थे और जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो ठीक है, प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में जो कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और भी आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। तो शैलेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो आज एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है और उस पर जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, इस पर क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं शैलेंद्र? जी देखिए, देश भर से महिलाओं की तरफ से खुशी जताया जा रहा है। हमने देखा है कि देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की जो कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों को सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 140 करोड़ लोगों को देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिजन बताया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट कैबिनेट के फैसले के बाद उन्होंने ये कामना की है कि जो देश की जो बहनें हैं वो स्वस्थ रहे, खुशी रहे और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला हम जानते हैं कि हुआ है। और हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 33 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा होने जा रहा है जब 200 रुपया प्रति सिलेंडर कटौती की गई है कुकिंग गैस यानी रसोई गैस की कीमतों में। ठीक है शैलेंद्र, एक लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने इस बार भाषण दिया था उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि महंगाई को काबू में किया जाएगा। क्या माना जाए कि इसकी शुरुआत अब हो चुकी? देखिए, हम कई एक के बाद एक फैसले देख रहे हैं महंगाई को काबू में करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले पहले से ही भारत में महंगाई कम थी और अब हम तमाम वो फैसले देख रहे हैं जिससे हम उसका एक दूरगामी असर देखेंगे। आरबीआई के तो फैसले हैं ही, इसके साथ ही साथ आपूर्ति बढ़ाने के कृषि उपज के फैसले हमने देखे हैं। किस तरह से प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने का कि वो बढ़ ना पाए, टमाटर जब कीमत बढ़ी तो किस तरह से तेजी से फैसले लिए गए। हमने देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है और अब ये रसोई गैस की कीमत कम करने का फैसला, इससे किचन का जो खर्चा है वो उसमें 200 रुपए तो सीधे कटौती एक तरह से देखे प्रति सिलेंडर आएगी। कम से कम एक सिलेंडर हर माह अगर आप देखें तो घर पे खर्च होता है, तो ये सीधा फायदा 33 करोड़ परिवारों को मिलने वाला है। तो आप 33 करोड़ परिवार के साथ देख ले तो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये फायदा होगा सीधे तौर पर। पहले से ही मुफ्त अनाज की जो योजना हमने देखा कि उसमें एक राहत देने का काम किया जा रहा है। ठीक शैलेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे शिवम, और जो पूरी बातचीत हो रही थी सारी तरफ की क्या क्या मुद्दे होंगे, और हम ये बात कर रहे थे कि जो गठबंधन की जो बैठक होने वाली है उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। लेकिन इधर तो प्रधानमंत्री ने जो है वो गैस के दाम कम करवा दिए हैं, कैबिनेट में फैसला हो गया है, अब तो ट्वीट भी कर दिया, रक्षाबंधन पर तोहफा दे दिया है बहनों को। तो क्या बीजेपी बिल्कुल मानकर इलेक्शन मोड में आ चुकी है और बिल्कुल चुनाव तक महंगाई पर पूरी तरह काबू कर लिया जाएगा?
देखिए, महंगाई की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं इस देश में महंगाई पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। और अगर दर की भी बात करूं, इन्फ्लेशन की भी अगर मैं बात करूं, तो उनके समय में कहीं ना कहीं डबल डिजिट पर लगातार इन्फ्लेशन रहता था। और अब अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूं तो ये इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली 6.2 था, 2 अभी 7.5 गया। उसका भी रीजन ये रहा कि पिछले 4 महीने में जिस तरीके से एक असाधारण बारिश हुई और तमाम तरह की चीजें रही, उस दौरान आपने देखा होगा टमाटर से लेकर और भी कई तरह की चीजें महंगी हुई, लेकिन उसको भी कर्टल करके कम करके लाने का इस सरकार का लक्ष्य है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा 5 और 5 से नीचे ही महंगाई दर रहे। लेकिन वो अलग बात है कि बाकी लोगों को इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती, विपक्ष को। बट हाँ, जनता को और इस देश की बहनों को लगातार आसानी हो, जीवन जीने में सुगमता हो, चीजों में परेशानी ना फेस करनी पड़े। हम ये तो नहीं कहेंगे रेणुका चौधरी जी की तरह कि भाई क्या हो गया, सिलेंडर क्या 800 रुपए का, 900 रुपए का, 1100 रुपए का नहीं खरीद सकते, इतने भी गरीब नहीं हो आप। हम ऐसा नहीं कहेंगे। अरे मीडिया वाले सवाल पूछते हो तो धमकी देते हो, मीडिया वालों को धमकी देते हो। विक्रम सिंह जी, आपके सहयोगी दल के अशोक यादव जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, आपके नेता हैं, वो हिंदू धर्म को खराब बताते हैं, हिंदू धर्म को जो है वो धोखा बताते हैं, और इसकी वजह से जो है वो तकलीफ होती है हमारे विक्रम सिंह जी जैसे को, जब डिबेट में वो सामना करना पड़ते हैं। तो आप जब ये पूरी बहस चल रही थी शिवम जी और उद्धव जी के विक्रम सिंह जी के बीच में, तब आप बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। तो क्या ये आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो इस तरह के बेलगाम शब्द आपकी पार्टी के नेता एक आदतन बार बार मौर्य जी बोल रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाए? देखिए प्रखर जी, चूंकि आज का जो डिबेट था वो डिबेट था इंडिया गठबंधन को लेकर के, और मैं इसी डिबेट पे फोकस करूंगा। और जो शिवम जी ने अभी भाजपा प्रवक्ता ने काफी बातें कही, आप ये इसकी वजह से गठबंधन के संबंध में बिगड़ते हैं। आप देखिए आपने भी देखा कि किस तरह बोले विक्रम सिंह जी की स्थिति देखिए आपने, कितना वो गुस्से में आ गए थे जब ये सवाल उनसे पूछा गया। हाथ पीछे लगाया हुआ है, सवाल देना पड़ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पल्ला झाड़ रहे हैं अपने नेता के गैर जिम्मेदाराना बयान से। बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, बचाव करना पड़ रहा है प्रखर जी। देखिए नेता को मुझे बोलने दीजिए प्रखर जी, मुझे बस 30 सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, चूंकि एक कहावत थी, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब सरकार जाएगी छूट। तो ये भारतीय जनता पार्टी राम नाम की राजनीति करती है, लेकिन भगवान राम के नाम पे किस तरह से 2 करोड़ की जमीन कुछ चंद मिनटों में 18 करोड़ में बदल जाती है, किस तरह से अभी सीएजी की ऑडिट में 20 करोड़ रुपए अनड्यू बेनिफिट दिया गया ठेकेदारों को। किस तरह से चल रहा है कि कैसे 200 रुपए भगवान सिलेंडर के कम हो गए हैं, और रक्षाबंधन पे कितना बड़ा त्योहार महिलाओं को मिलने वाला, बहनों को इस देश में 400 का सिलेंडर आपने मोदी जी ने 1100 को किया, उसके बाद 200 रुपए कम कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा बहनों की याद माननीय मोदी जी को कम से कम 9 साल बाद तो आई, वो भी 400 1100 से फिर 200 कम कर दिया। कैसा बुजुर्गों को मिलने वाला जो रेलवे में रिबेट था, उसको माननीय मोदी ने विड्रॉ कर लिया। बुजुर्गों के लाठी का सहारा मोदी जी ने छीन लिया इस देश के। इस तरह की चीजें करके माननीय मोदी जी देश के बुजुर्गों के साथ अन्याय किया उन्होंने, देश के बहनों के साथ अन्याय किया उन्होंने। वो एक शेर है ना कि न खुदा मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इस देश में जिस भी पार्टी और व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया, या फिर किसी भी धर्म का, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म का, या फिर उसकी संस्कृति का अपमान किया, वो खत्म हो गए, चाहे कोई भी हो। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं बोला, वो अखिलेश यादव ने उनसे बुलवाया। अगर अखिलेश यादव एक बात पर अपने पिता से अभद्रता कर सकते हैं खुले मैदान पर, अगर अखिलेश यादव अपने चाचा को बाहर फेंक सकते हैं, पार्टी से बाहर फेंक सकते हैं सिर्फ एक बयान पर, तो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद को एक बार फोन करके या फिर कहकर डांट नहीं सकते, छोड़ दीजिए उसको, या फिर उसका खंडन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। इनफैक्ट वो लाइन टो कर रहे हैं जो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद को कहने के लिए बोल रहे हैं, वो बोला जा रहा है। ठीक है, एडवोकेट निखिल जैन साहब भी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। देखिए आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं निखिल जी, 200 रुपए कम हो गए हैं गैस सिलेंडर पर, रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा मिल गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और एक महंगाई जो था वो एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए, और धीरे धीरे महंगाई पर जो है कंट्रोल आना शुरू हो गया है। तो अब ये तो मुद्दा चला जाएगा। इधर आप जो है सीट शेयरिंग पे चर्चा कर रहे हैं, संयोजक पर चर्चा कर रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं, उधर जो है काम शुरू हो चुका है। प्रगत जी, महंगाई का मुद्दा खाली सिलेंडर के दरों तक नहीं है, और सिलेंडर के दर सपा प्रवक्ता ने बिल्कुल सही तरीके से रखा कि पहले 400 से 1200 खुद कर दो और उसके बाद 200 रुपए घटा दो, तो वो कोई महंगाई को काबू में लाना नहीं होता। और प्रधानमंत्री अगर आप 200 रुपए फैसले की तारीफ कर लिया करें प्रखर जी, अगर इतना बढ़ाने की वो ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये विपक्ष की राजनीति चलती रहेगी। अगर राखी के महीने में, सावन के महीने में बहनों को कुछ मिल रहा है तो क्या दिक्कत होना चाहिए? प्रखर जी, मेरे को दिक्कत उससे नहीं है कि 200 रुपए घटाया गया, मुझे दिक्कत उससे है कि 800 रुपए बढ़ाया गया। ठीक,
हमारी बहनों ने इतने ये जो आपने आंकड़ा दिया इस परिचर्चा में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो समझा सकते हैं आपको, और वो है संजय राणा। मैं बड़ा इंतजार कर रहा था कि मुझे थोड़ा मौका मिले, तो इनके जो ज्ञान के एक चक्षु है। महंगा सुनिए निखिल जी, जैसे आप लॉ के स्पेशल जानकारियां रखते हैं ना, ऐसे हमारे संजय राणा जी जो है वो महंगाई के विशेषज्ञ माने जाते हैं। संजय जी, नहीं, दुर्भाग्य से हम लॉयर भी हैं, दोनों का ज्ञान रखना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्या करें। प्रखर जी देखिए, महंगाई की चर्चा करते हैं तो ये लगता है कांग्रेसी अपनी आंख और नाक सब बंद करके आते हैं। सिलेंडर की बात हो रही है, तारीफ करने की बात है कि सिलेंडर में 200 रुपए कम हो गए। आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2004 में 287 रुपए का नॉन सब्सिडी का सिलेंडर आता था, और 1 मई 2014 को यह सिलेंडर बढ़ के नॉन सब्सिडी वाला 928 रुपए यानी 928 रुपए। रोक रहा हूं मैं आपको। निखिल जी, कागज पेन हो तो नोट करते, नोट करिए, डेट बता रहा हूं, डेट के साथ इन्फ्लेशन भी बताऊंगा आपको। आज देखिए, आज का यानी आज के पहले, कम होने के पहले रेट दिल्ली में कितना था? 1100 रुपए। अगर 200 रुपए कम हो जाता है तो 2000 जो 1 मई 2014 का था उससे भी प्राइस कम हो जाता है। पहले कितना इन्फ्लेशन बढ़ा था मालूम है प्रखर जी? 197%। और अगर मोदी गवर्नमेंट का मान ले पुराना वाला रेट 1100 रुपए वाला, तो सिर्फ 20 से 22% बढ़ा था। अब इन्फ्लेशन पे बात कर रहे थे, मान्यवर हमारे मित्र शिवम त्यागी ने बताया था कि आपके इन्फ्लेशन रेट क्या थे, 9, 10, 11, 12, 13 के जाके देख लीजिए, 10% के ऊपर है। आज का आंकड़ा देख के लीजिए, 5% है। और आप जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, 1991 से हम आते हैं, 1991 में 5.60 था, और आज तक का आंकड़ा उठा के देख लीजिए 2023 तक का, तो मान्यवर आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपके जमाने में बढ़ी थी, जब अटल बिहारी जी चले गए थे और आपकी सरकार आ गई थी। तो कृपया करके गिरबान में झांक किया करो, टीवी डिबेट पे सच और झूठ बोलने से पहले। सच तो कभी आप बोलते नहीं हो, झूठों का नंबर बनाए पड़े हो। आपको एक एक तथ्य दे देता हूं, सिलेंडर का प्राइस कहां था, जाके चेक करिए आप गूगल में। लेकिन जब पता हो तब बोलिए, ना पता हो तो कतई ना बोलिए। ठीक है संजय जी, मैं बहस को यही आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं, जो हमारे जिस विषय पर आज हमने बहस बुलाई थी। क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं संजय जी? जी, संक्षेप में प्लीज। उन्होंने नॉन सब्सिडी रेट सिलेंडर्स की बात करी है, बात जो आम आदमी खरीदता है। सर सब्सिडी कब खत्म हो गई थी? सब्सिडी कब खत्म हो गई थी? मान्यवर सब्सिडी कब खत्म हो गई थी? आप बता दीजिए। आप खुद फंस जाते हो। 281 रुपए का सिलेंडर 928 रुपए का करके शर्म नहीं आती है? और आप बोल रहे हो आज आपसे भी कम हो गया। बोलिए भैया, आम आदमी नहीं खरीदता है, आम आदमी नहीं खरीदता है। भैया ये बताइए, सब्सिडी कब खत्म हो गई थी? पता है कि साल में खत्म हुई थी? समस्या कांग्रेसियों के तरह क्या है, टीवी डिबेट में एक एंग्री बर्ड आती है, वो सिर्फ गुस्सा रहती है, और दूसरे आप हो गए झूठ का पुलिंदा लेके बैठे हैं। आता समझ में नहीं है कि आंकड़ा क्या है, नंबर क्या है, कूदे पाए। भैया ये बताइए, 500 रुपए की बात करते हैं, ये 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर कौन दे रहा है? संजय जी, निखिल जी, संजय जी, निखिल जी, अभी देखिए समय का अभाव है, हमने लंबी चर्चा कर ली है, समय का अभाव है, हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सिलेंडर के दाम, गैस के दाम जो कम हुए हैं, उसे रक्षाबंधन का तोहफा बताते हुए देश भर की बहनों को बधाई दी है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।